बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे टैक्स डेप्रिसिएशन, और टैक्स डेप्रिसिएशन डिस्कस करने के बाद आज हम सेक्शन नंबर 21 पे बात करने जाते हैं। हमने बात सीखी थी कि हर वो एक्सपेंस हमें अलाउ किया जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट जो होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर हुआ हो इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न करने के लिए। तो हमने कहा ऐसे एक्सपेंसेस की लिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है जो हमें अलाउड नहीं अलाउ है, लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस की लिस्ट हमारे पास जरूर मौजूद है सेक्शन 21 में जो हमें डिसअलाउ कर दिए गए। यानी कि सबसे पहले जब आप किसी भी एक्सपेंस को क्लेम करें तो आप उसमें दो बातें देखें। नंबर वन, आप ये सोचेंगे क्या ये होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए। अगर आंसर यस है तो फिर आप उसको क्लेम करें, लेकिन उसको क्लेम करने से पहले आप उसको सेक्शन नंबर 21 में चेक कर लें कहीं ये होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के बावजूद भी ये सेक्शन 21 में मेंशन तो नहीं है। अगर ये सेक्शन 21 में मेंशन है तो फिर हम उस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी एक्सपेंस को क्लेम करने से पहले ये दो बुनियादी बातें आपको देखनी है। क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? पॉइंट नंबर वन, कि वो एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए होना चाहिए। और नंबर टू, कि अगर वो भले होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए हो, लेकिन अगर वो मेंशन है सेक्शन 21 में तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? दो बातें देखनी पड़ेंगी कि होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए हो, एंड नंबर टू, वो सेक्शन नंबर 21 में मेंशन ना हो। ठीक है बेटा, तो ये तमाम बातें आपके सामने है। तो अब ये क्लियर है? पहले बता दें मुझे आप लोग कि जो मैंने आपको बातें बताएंगी किसी भी एक्सपेंस को क्लेम करने से पहले, किसी भी एक्सपेंस को क्लेम करने से पहले आप क्या करेंगे? जवाब दे बेटा। क्या ये दो बातें क्लियर हैं आप लोगों को? रिस्पॉन्स दें प्लीज। ठीक है जी, अब चेक करो। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करें, इसको स्टार्ट करते हैं आपके सामने। ठीक है जनाब, तो अभी आपके सामने है यहाँ पर डिडक्शंस नॉट एडमिसिबल जनरल कॉन्सेप्ट। एन एक्सपेंस मे बी एन अकाउंटिंग एक्सपेंस बट इनएडमिसिबल फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है, ये सारी बातें हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन एक दफा इसको ओवरव्यू कर रहे हैं और हम सेक्शन 21 बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। एक एक्सपेंस अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन वो इनएडमिसिबल हो सकता है टैक्स पर्पस के लिए, विच शैल बी एडेड बैक। अगर एक एक्सपेंस प्योरली अकाउंटिंग का एक्सपेंस है, टैक्स का एक्सपेंस नहीं है, उसको एड बैक कर दें। एड बैक इन अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। There may also be a situation where particular item is a tax expense but not charged in the accounts. For example, what initial allowance। देखें, अब बड़ी सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो प्योरली अकाउंटिंग एक्सपेंस है, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त चार्ज हुआ है, लेकिन टैक्स उस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानता, आप उसको ऐड बैक कर दे। लेकिन जब आप टैक्सेबल प्रॉफिट वर्कआउट करेंगे तो आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके एक चीज लेस करेंगे, इसको बोलेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन। और टैक्स डेप्रिसिएशन में एक स्पेशल डेप्रिसिएशन मौजूद है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल अलाउंस। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल अलाउंस जो है, इस जैसा कोई कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनिशियल अलाउंस तो प्योरली क्या है? टैक्स बेस्ड एक्सपेंस है, और उसको आप क्लेम करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त। यस और नो बताइए, ऐसा ही है? तो इनिशियल अलाउंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट which needs to be deducted
फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब ये लिस्ट आ रही है वो वाली जो हमें इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस की लिस्ट दी है लॉ ने। तो सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इस सेक्शन 21 का तस्करा मैंने चैप्टर नंबर 11 में किया था आप लोगों से, अगर आपको याद हो। तो सेक्शन 21 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेसिफाइज रिडक्शंस which are not admissible for tax purpose. There are other inadmissible reduction as well as provision for doubtful debts, और इसके अलावा भी कुछ इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो सेक्शन 21 के अलावा मेंशन है, जैसे सेक्शन 29 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलाउ नहीं है बतौर एक्सपेंस। ये हम सारी बातें डिस्कस करेंगे आइंदा आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है जी। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये जो आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये टैक्स आप जो कैलकुलेट करते हैं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं? जो आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका मतलब कि अकाउंटिंग के लिहाज से तो उस पर टैक्स एक्सपेंस माइनस होना बाकी है ना, यस और नो? तो आप जो अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर चलाते हैं, उसमें आप स्टार्टिंग वैल्यू किसको लेते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यस और नो? और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो टैक्स एक्सपेंस चार्ज ही नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप लोग? इसका मतलब ये कि टैक्स बतौर एक्सपेंस लॉ में अलाउ नहीं है, यानी हम टैक्स को एक्सपेंस क्लेम करके जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स नहीं पे करते, बल्कि हम जो टैक्स पे करते हैं वो बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उस पर टैक्स पे करते हैं। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब कुछ टैक्सेस अलाउ होते हैं एक्सपेंस के तौर पर जिनको हम क्लेम कर सकते हैं बतौर एडमिसिबल एक्सपेंस, और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनको अलाउ नहीं किया जाता बतौर एक्सपेंस। अब जरा समझने वाली बात है, क्या लिखा हुआ आ रहा है देखें। ऐसे तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट पे बेस करते हैं, जिनको एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए या अदरवाइज किसी और तरीके से कैलकुलेट किया जाए, लेकिन उनकी टैक्सेशन जो है वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेशन है, यानी कि वो प्रॉफिट अर्न करने की वजह से आपसे वो टैक्सेस क्लेम किए जा रहे हैं, ठीक है? तो आसान लफ्जों में जो इनकम टैक्स है वो आपके लिए एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया? लिखा हुआ आ गया जनाब एनी सेस रेट। अब आप उसको सेस के नाम से पुकारें, रेट के नाम से पुकारें, टैक्स पेड और पेएबल इन पाकिस्तान और अ फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स। ये जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है ये प्रॉफिट्स पे कलेक्ट हुआ है ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के, एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट का परसेंटेज बनाकर और अदरवाइज या फिर किसी और तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉफिट्स। यानी असल में आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें प्रॉफिट्स को टैक्स किया जा रहा है, आपकी इनकम को टैक्स किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम टैक्सेस जिसमें प्रॉफिट का परसेंटेज बना के आपसे कोई हिस्सा गवर्नमेंट ले रही है, चाहे वो इनकम टैक्स के नाम से ले रही हो चाहे किसी और रीजन की बना पर, लेकिन जो भी टैक्स आपसे कलेक्ट हुआ है प्रॉफिट को बुनियाद बनाकर, अगर प्रॉफिट ना होता तो ये टैक्स भी ना होता, अब प्रॉफिट है तो ये टैक्स है। तो ऐसे तमाम टैक्सेस जो हैं वो इनएडमिसिबल कहलाएंगे। तो सबसे आसान एग्जांपल तो आपके सामने आती है क्या? इनकम टैक्स। आप इनकम फ्रॉम बिजनेस पे जो टैक्स देंगे वो आपका इनकम टैक्स है, जो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स देंगे वो आपका इनकम टैक्स है, जो आप कैपिटल गेन पे टैक्स देंगे वो आपका इनकम टैक्स है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। आप अदर सोर्सेज पे जो टैक्स देंगे वो डायरेक्ट टैक्स है। तो ये तमाम के तमाम टैक्सेस जो हैं वो आपको बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं होते। क्या ये बात क्लियर होती है? लेकिन अगर आपको याद हो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसको सॉल्व करते वक्त आपने कुछ टैक्सेस को वहां पर बतौर एक्सपेंस माइनस किया था। म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस को आपने माइनस किया था, प्रॉपर्टी टैक्स को आपने माइनस किया था, उन तमाम केसेस में जिनमें एक्सपेंस माइनस करना अलाउ था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। यस और बोलिए, बताइए सब लोग क्या कहेंगे आप सब?
तो सवाल क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स रेंट, प्रॉपर्टी का रेंट अर्न करने की वजह से कलेक्ट हो रहा है या प्रॉपर्टी की वजह से कलेक्ट हो रहा है? यानी अगर आप प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे ना भी दें तब भी आपको प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी होने की वजह से। या प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी पे रेंट अर्न करने की वजह से, रीजन क्या है उसका? प्रॉपर्टी टैक्स देने की वजह प्रॉपर्टी है या रेंट इनकम है? प्रॉपर्टी टैक्स देने की वजह प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट प्रॉफिट बेस्ड टैक्स। यस और नो? तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर प्रॉफिट बेस्ड टैक्स नहीं है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं किस शर्त पर? अगर आप उस प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी डेप्रिशिएबल एसेट हुई, उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर लें, नंबर वन। नंबर टू, अगर उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है तो अगर आपकी रेंट इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस माइनस करना अलाउ है तो उसके अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपका प्रॉफिट बेस्ड टैक्स नहीं है। सेम इज द केस विद व्हाट, म्युनिसिपल टैक्स, जो आपने सीखा वहां पर। क्या ये सारी बातें क्लियर होती हैं बेटा? अच्छा, अब उसके अलावा हमारे पास जो है वो बास कुछ इस तरह के केसेस हैं जिनको टैक्स नहीं बोला जाता। उसने बोला ना कि कोई भी रेट हो, कोई भी टैक्स हो, उसको भले टैक्स का नाम दिया जाए या ना दिया जाए, अगर वो प्रॉफिट बेस्ड है तो उसको आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। तो आप दो ऐसी बातें पढ़कर आए हो जो कि प्रॉफिट पे बेस करती हैं और गवर्नमेंट आपसे वो कलेक्ट कर रही है, जैसे WPPF, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। बताइए, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, WPPF है। WPPF बेटा वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। क्या है WPPF? कि एज पर लॉ अलाउंस तो है, अलाउंस होना अलग बात है ना, लेकिन वजह क्या है WPPF कलेक्ट करने की? प्रॉफिट का 5% शेयर करना है अपने लेबर्स को। ये आपका एक इंडस्ट्रियल लॉ है, ऐसा है कि नहीं? तो एक तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज बनाकर हमसे एक तरह से ये भी तो टैक्स कलेक्ट कर रही है ना, कि हमसे प्रॉफिट का 5% कलेक्ट, मतलब कलेक्ट करके वो लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है आपसे। ऐसा है कि नहीं, बताइए? तो अगर लॉ ना होता तो क्या आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते? नहीं करते ना बेटा, लेकिन लॉ की वजह से आप कर रहे हैं। तो ये जो WPPF है भी प्रॉफिट को बेस बनाकर आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, ये भी आपका एक तरह से क्या हो गया, टैक्स हो गया, लेकिन भले इसको टैक्स का नाम नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि WPPF और WWF जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया हुआ है उसको आप ऐड बैक कर ले, यानी वो ऐड बैक हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? वो ऐड बैक हो जाना है, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें, वो ऐड बैक हो जाएगा। क्योंकि हम WPPF को, यानी वो WPPF और WWF जो है ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, क्योंकि ये प्रॉफिट बेस्ड टैक्सेस हैं या प्रॉफिट बेस्ड रेट्स हैं। तो क्या अगर आपसे कोई पूछे कि क्या WPPF एंड WWF बतौर एक्सपेंस आपको अलाउ, हाँ बोलेंगे नहीं, बतौर एक्सपेंस दे आर व्हाट, इनएडमिसिबल। बतौर एक्सपेंस आप उनको एड बैक कर देंगे, इनएडमिसिबल कहलाएंगे। लेकिन फिर लॉ ने उनको स्पेसिफिकली अलाउ कर दिया है, किस कैसे, अलाउंस के तौर पर। तो देखो फर्क हो गया ना, एक्सपेंस के तौर पे क्लेम होते तो क्या होते, एक पार्टिकुलर हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट क्या होते, एक्सपेंस बनते। एक्सपेंस के अगर, ठीक है, अगर एक्सपेंस बन के क्लेम होते तो क्या होता है, सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट क्या होते हैं, एक्सपेंस बन के क्लेम होते हैं। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट उसको एड बैक करवा दिया आपने, अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस आपने इंक्रीज कर दी, फिर उस इनकम फ्रॉम बिजनेस को आपने टोटल इनकम का पार्ट बनाया, और फिर टोटल इनकम आने के बाद आपने उसमें से WPPF और WWF को लेस किया
बतौर अलाउंस टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। तो अलाउंसेस का ताल्लुक आप जानते हैं किसी भी हेड ऑफ इनकम से नहीं होता, अलाउंसेस का ताल्लुक टोटल इनकम से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बतौर एक्सपेंस WPPF and WWF are inadmissible as per section 21A, but they are specifically allowed as what? Allowance। क्या कहेंगे आप सब लोग? क्या ये बुनियादी बातें आपको समझ में आती हैं बेटा? आ रही है समझ में? ओके ना। तो लिखा हुआ क्या है जनाब, यहाँ पर जो बात मैंने समझाई वो लिखी हुई आ रही है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच आर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट are inadmissible such as custom duties and import of raw material and property tax on business premises। ये सारी एग्जांपल दे चुका हूं। ये बताइए ये नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो होती हैं, क्या इसको आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं? क्या इसको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जवाब दें बेटा आप सब लोग। जब आपने नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट बना दिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बना दिया, तो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो गया वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गया, और जो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गया वो आपको एक्सपेंस के तौर पे क्या हो गया? अलाउ हो गया। तो इसका मतलब कस्टम ड्यूटीज, वो कस्टम ड्यूटीज और वो इम्पोर्ट ड्यूटीज जो आपने पे की है, जिनको आपने कॉस्ट का पार्ट बना दिया है, किसकी? इन्वेंट्री की, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल का भी तो पार्ट बन गया ना। मतलब ये चीजें आपको बतौर एक्सपेंस अलाउ हो गई। इस तरीके से जो कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी आपने इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बना दी है, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनने के बाद क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गई, उसकी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो गई, ये भी एक्सपेंस हो गया आपके लिए। तो ऐसे टैक्सेस और ड्यूटीज जो कि प्रॉफिट बेस नहीं है वो आपको अलाउ है क्लेम करना। प्रॉपर्टी वाली एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूं। क्या ये बात क्लियर है बेटा आप सब लोगों को? उसके बाद टैक्स पेएबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज नॉट अलाउबल डिडक्शन। जितने भी इनकम टैक्सेस हैं वो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं है। तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन इन द अकाउंट्स क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 मिलियन, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या? टैक्स एक्सपेंस 2,100,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 5,900,000। अगर आप अपना टैक्सेबल प्रॉफिट का वर्किंग इधर से शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें ये एड बैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी वर्किंग 8 मिलियन से शुरू कर रहे हैं, 8 मिलियन से, तो फिर तो आपको टैक्स एक्सपेंस को एड बैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी वर्किंग शुरू कहां से कर रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसे ही है। जवाब दीजिए बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अपनी वर्किंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करते हैं तो फिर आपको ये एड बैक करना है बतौर इनएडमिसिबल एक्सपेंस। लेकिन अगर आप अपनी वर्किंग डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं फिर तो एड बैक करने की जरूरत ही नहीं है ना आपको, क्योंकि आपने इस अमाउंट में से उसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम ही नहीं किया। यस और नो बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। In the above case, we can take net profit before tax as a starting figure for the purpose of calculation of taxable income. And in this case, we do not need to add back provision of taxation. वही बात, अगर आप 8 मिलियन से वर्किंग शुरू करते तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स यानी टैक्स एक्सपेंस को एड बैक करने की जरूरत नहीं है। However, if we start the figure of net profit after tax, then provision for taxation shall be added back. उसके बाद WWF is also payable based on profit, but the same is specifically allowed as tax expense according to section 60A। तो वही WWF और WPPF जो है वो बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं है, लेकिन बतौर अलाउंस आपको क्लेम कर सकते हैं आप इसको, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन है। अगर ये स्पेसिफिकली बतौर अलाउंस मेंशन नहीं होता तो फिर आप इसको क्लेम ही नहीं कर सकते। WWF is payable at 2% of taxable income or 2% of accounting profit, whichever is higher। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? जितना भी एक्सपेंस आपने अकाउंटिंग में चार्ज किया हुआ है WWF का, उसको आप एड बैक करवाएं, और जब फाइनली आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाए तो आप 2% निकालें अकाउंटिंग प्रॉफिट का या 2% निकालें
टैक्सेबल प्रॉफिट का जो हायर अमाउंट आ रहा हो उसको फिर आप क्लेम करें बतौर अलाउंस, ठीक है, बतौर एक्सपेंस नहीं, बतौर अलाउंस। तो ये बात तय शुदा है कि अकाउंटिंग में जितना भी WWF या WPPF चार्ज हुआ उसको एड बैक कर दिया जाएगा, ठीक है जी। सेम इज द केस विद WPPF। ये सारी बातें मैं आपसे वर्बली कर चुका हूँ। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, WWF एंड WPPF शुड बी एडेड बैक टू अकाउंटिंग प्रॉफिट, एड बैक कर देंगे इनको बतौर एक्सपेंस, इनएडमिसिबल हो जाएंगे, एंड डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम to arrive at taxable income as these items are deductible from total income as per section 9। तो ये तमाम बातें आपको शुरू में समझा दी जा चुकी हैं और ये अभी भी आपके सामने इनकी एक्सप्लेनेशन आ चुकी है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला हो तो बताइए। ठीक है जी। तो अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं और आप जब कोई चीज परचेज करते हैं तो हो सकता है उस केस में आपका कोई एडवांस टैक्स विदहोल्ड हुआ हो सकता है। आपने कोई क्या कहते हैं चीज कोई सेल की हो, आपने चीज कोई बेची हो, तो जिसको बेची हो उसको पेमेंट करते वक्त आपने उसका टैक्स विदहोल्ड कर लिया, ये आपका टैक्स विदहोल्ड हो गया, और दो में से कोई एक केस। तो अगर आप टैक्स विदहोल्ड करते हैं तो आपके पास वो टैक्स अमानत है और उसको आपने FBR को जमा करवा देना। और अगर आपका टैक्स विदहोल्ड हुआ है तो जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है उसको आप एक्सपेंस नहीं मान सकते, वो आपके लिए एडवांस टैक्स बन जाएगा और उसको आप एडजस्ट करेंगे अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से। समझ रहे हैं बेटा इस बात को या नहीं? जवाब दें। देखिए इसकी एग्जांपल क्या होगी, एग्जांपल समझ लें जरा इसको। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन में जो है वो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, खासतौर पे कंपनीज तो विदहोल्डिंग एजेंट हैं। कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो क्या है, विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं। अब सिचुएशन समझिएगा जरा, समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। बायर और सेलर, एक बंदा गुड्स बेच रहा है, एक बंदा गुड्स खरीद रहा है। अच्छा, बेचने वाला क्या कर रहा है, डेटर डेबिट कितने से, 1 लाख से, सेल्स क्रेडिट 1 लाख से। अच्छा, खरीदने वाला क्या एंट्री पास कर रहा है, परचेजेस डेबिट 1 लाख से और क्रेडिटर क्रेडिट 1 लाख से। ऐसे ही है। अच्छा जनाब, अब उसके बाद मामला क्या है हमारे पास, उसके बाद का मामला ये है कि जब ये बंदा पेमेंट तो ये करेगा ना बेटा, अगर ये विदहोल्डिंग एजेंट है तो पेमेंट करते वक्त ये इसका टैक्स विदहोल्ड कर लेगा, जिस तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करते वक्त टैक्स विदहोल्ड कर लेता है। इस तरह बहुत सारे केसेस के अंदर विदहोल्डिंग एजेंट्स होते हैं जो टैक्स विदहोल्ड करते हैं। तो अगर फर्ज करें ये विदहोल्डिंग एजेंट है, इसने टैक्स विदहोल्ड करना है, तो ये जब पेमेंट करेगा ये एंट्री पास करेगा, क्रेडिटर डेबिट 1 लाख से, और सेल और परचेज में बास केस के अंदर जो टैक्स विदहोल्ड होता है वो 4% से होता है। खैर ये विदहोल्डिंग आपके कोर्स में लेंगे, फिर इसका विदहोल्डिंग का ट्रीटमेंट जरूर आपको पता होना चाहिए। और फर्ज करें इसने लाइबिलिटी सेटल की पूरे 1 लाख से, लेकिन पेमेंट की ना, पेमेंट कितने से की, 96,000 से, और इसने क्या कर दिया, टैक्स विदहोल्ड कर लिया। इसने बोला विदहोल्डिंग टैक्स, यानी बायर ने सेलर का टैक्स विदहोल्ड कर लिया और बायर सेलर के बिहाफ पर टैक्स पे कर देगा FBR को। और ये विदहोल्ड करने की ऑब्लिगेशन इस पर किसने आयद की, ऑब्वियसली टैक्स डिपार्टमेंट ने, टैक्स लॉ ने। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो बायर ने सेलर की पेमेंट में से टैक्स विदहोल्ड किया है वो बायर पर क्या है, लायबिलिटी है, जो वो FBR को पे कर देगा। तो जो टैक्स आप विदहोल्ड करते हैं किसी की पेमेंट में से, वो आप पर लायबिलिटी बन जाते हैं। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स विदहोल्ड करेगा तो वो अपनी जेब में थोड़ी रखेगा, वो तो FBR को पहुंचा देगा।
लेकिन जिसका टैक्स विदहोल्ड हुआ है उसके लिए वो क्या एडवांस टैक्स है। ठीक है, अब देखिएगा ये एंट्री क्या बनाएगा, ये एंट्री बनाएगा बैंक डेबिट, मुझे मिले 96,000 रुपीज, और ये बोलेगा मेरे बिहाफ पर अप्लाई हुए 4,000 रुपीज, जो उसके लिए क्या है एडवांस टैक्स। और डेटर सेटल हो गया कितने से, पूरे 1 लाख। तो ये रिसिप्ट की डेफिनेशन भी आ गई, एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन। तो इसका मतलब क्या, लॉ ये कह रहा है कि जो आपका टैक्स विदहोल्ड हुआ है इसको आप टैक्स एक्सपेंस ना माने, इसको आप एडवांस टैक्स माने, और जितना टैक्स आप एडवांस में पे कर चुके हो फिर आप टैक्स ईयर के एंड पर जब टैक्स कैलकुलेट करें तो उससे अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करें, और टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के बाद उस एडवांस टैक्स को एडजस्ट कर दें। यस और नो। और अगर आपने किसी का टैक्स विदहोल्ड किया है तो उसको अपनी जेब में मत रखें, उसको एफबीआर को पे कर दें। क्या सही है? अच्छा, अब ये आपके सामने, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, any amount of income tax deduction from the prop taxpayer is not allowable tax expense. This amount is advance payment of tax and shall be deducted from tax liability. तो जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, और उसको एडजस्ट कब करना है, टैक्स लायबिलिटी से। एग्जाम्पल क्या है, टैक्स डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट टू ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। यानी अगर ए लिमिटेड को जो पेमेंट मिली है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट टू ए लिमिटेड, a manufacturing company on account of supply of goods is not a profit loss item for A Limited but deductible from tax liability to arrive at tax payable by or refundable by A Limited. तो अगर ए लिमिटेड को पेमेंट करते वक्त दूसरी कंपनी ने टैक्स विदहोल्ड किया है तो जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो ए लिमिटेड के लिए एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट लॉस आइटम नहीं है, बल्कि वो एडवांस टैक्स है, और उसको ए लिमिटेड एडवांस टैक्स के तौर पर एडजस्ट कर लेगी, किससे, टैक्स लायबिलिटी से। जब वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगी तो एक्सेस टैक्स लायबिलिटी जो आएगी उसको हम टैक्स पेएबल बोलेंगे, और अगर टैक्स लायबिलिटी कम हुई और एडवांस टैक्स ज्यादा हुआ तो टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा आपके पास। ऐसा ही है, बताइए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहां पर ये आता है हमारे पास कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर लॉ ने आपको विदहोल्डिंग एजेंट बनाया। तो मिसाल के तौर पे बतौर एम्प्लॉयर आपने क्या एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स विदहोल्ड करना है? यस और नो रिस्पॉन्स है। ठीक है जी। लेकिन सैलरी वाले केस में हर एम्प्लॉयर विदहोल्डिंग एजेंट है, लेकिन सैलरी के अलावा जो दूसरे केसेस होते हैं उसमें हर बंदा विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन आपको क्या समझाई जा रही है कि सिचुएशन आपको ये समझाई जा रही है जहां पर कोई शख्स विदहोल्डिंग एजेंट है, जहां पर कोई शख्स विदहोल्डिंग एजेंट है, लेकिन जो उसके ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई हुई जिम्मेदारी पूरी ना करे, यानी कि वो टैक्स विदहोल्ड ना करे, तो फिर उसको क्या सजा मिलेगी? तो उसकी सजा ये है भाई कि उसका जो एक्सपेंस है, जाहिर सी बात है जो पेमेंट करेगा वो उसको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करना चाहेगा। जैसे एम्प्लॉय को उसने सैलरी पे की, लेकिन सैलरी पे करते वक्त उसने कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, उसने रेंट पे किया, और रेंट वाले केस में वो विदहोल्डिंग एजेंट था, और उसने रेंट पे करते वक्त टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। उसने गुड्स परचेज की और परचेजेस की पेमेंट करते वक्त उसने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, हालांकि विदहोल्डिंग एजेंट था। तो फिर अगर आप एक केस में विदहोल्डिंग एजेंट हो और जाहिर सी बात है जो आपने पेमेंट की है उस पेमेंट से आपने टैक्स विदहोल्ड करना था और आप टैक्स विदहोल्ड ना करो, तो फिर क्या होगा?
तो फिर ये होगा कि वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक सजा मिलेगी कि आप उस एक्सपेंस को अलाउ ना करें, मतलब उस एक्सपेंस को आप ऐड बैक कर दें, उससे आप अपनी इनकम क्या कर लें, इंक्रीज कर दें, यानी अब उसको इनकम में शामिल करें, उस पर टैक्स आप पे करें। तो एक एक्सपेंस देखें, क्या सैलरी जो आप पे कर रहे हैं वो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस इनकम के अगेंस्ट नहीं है? क्या जो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं क्या वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। क्या जो आप रेंट पे कर रहे हैं, जिस प्रीमिसेस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो रेंट आपका होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस नहीं है? है, ऐसा ही है ना। लेकिन सेक्शन 21C क्या कहता है कि अगर आप किसी पेमेंट के लिहाज से विद होल्डिंग एजेंट हैं और आप उस पेमेंट को पे करते वक्त टैक्स विदहोल्ड ना करें, तो फिर आपको सजा क्या मिलनी है कि आपको वो एक्सपेंस जो पेमेंट की बेस पे आप एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो एक्सपेंस आपको डिस अलाउ कर दिया जाएगा। हाँ, शर्त ये कि आप उस केस में विदहोल्डिंग एजेंट हों। जैसे अगर मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर है, वो 6 लाख रुपए तक सैलरी पे कर रहा है, तो आप जानते हैं 6 लाख रुपए तक तो सैलरी पे टैक्स क्या निल है, यस और नो? तो अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को साल की 6 लाख रुपए सैलरी पे की है और उस पर कोई टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो कोई इशू नहीं है, वो सैलरी अलाउ की जाएगी, क्योंकि जब उसका टैक्स बनता ही नहीं तो विदहोल्ड किस बात का? यस और नो, बोलिए क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 6 लाख से एक्सीड करती थी और आपने उसको क्या कहते हैं सैलरी पे करते वक्त टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो फिर वो एक्सपेंस आपको डिसअलाउ किया जाएगा ना। क्या कहेंगे बेटा आप सब लोग इस बात पर? ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये पहले खाली विदहोल्डिंग एजेंट होना काफी नहीं है, ये भी आपको प्रूव करना है कि इस केस में आपको टैक्स विदहोल्ड करना था या नहीं करना था। तो अब ये आपके सामने सिचुएशंस हैं जिनको आप समझें। यहाँ पर जरा लिखा हुआ क्या आ गया? सबसे पहले उन्होंने परचेजेस की बात की, इन्वेंट्री परचेज करने के हवाले से। पहले ही पढ़ लें। एनी एक्सपेंडिचर payment of which is subject to withholding tax is not allowable tax expense unless the person has paid or deducted and paid the required withholding tax। मतलब कि उस पेमेंट को बतौर एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि आप टैक्स डिडक्ट ना कर लें, और डिडक्ट करके विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो एफबीआर को जमा ना करवा दें। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन कहता है कुछ केसेस में पूरे पूरे एक्सपेंस अलाउ हो जाए, डिसअलाउ हो जाएंगे, लेकिन कहता है हाउएवर डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल and finished goods shall not exceed 20% of the total 20% of the purchases of raw material and finished goods। ठीक है, यानी कि परचेज वाले केस में ज्यादा आपको जो एक्सपेंस डिसअलाउ होगा वो आपकी टोटल परचेज का 20% होगा। परचेज वाले केस में पूरा एक्सपेंस आपको डिसअलाउ नहीं हो सकता। अब इसकी एग्जांपल क्या समझ लें। फर्ज करें आपने साल भर में 1 मिलियन की परचेज की, करेक्ट? और 1 मिलियन की परचेज में से जो 1 लाख रुपए की परचेज थी वो सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स थी, और जो 9 लाख रुपए की परचेजेस थी वो ऐसे लोगों से थी जिन पे विदहोल्डिंग टैक्स आपको नहीं करना, फॉर एग्जांपल। सही है? अच्छा, अब क्या हुआ, 9 लाख पे तो करना ही था, वैसे भी आपने 1 लाख पे टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो अब इस केस में क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाएंगे बतौर एक्सपेंस। तो आप परचेज को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट आपने वैसे तो लाख से बनाया होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में उस 1 लाख रुपए को ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, अब समझ लें कि आपने पूरी 1 मिलियन की परचेज की और पूरी 1 मिलियन की परचेज जो थी वो सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स थी।
तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा 1 मिलियन डिसअलाउ किया जाए। अब इस केस में ज्यादा आपको 1 मिलियन का 20% यानी कि 2 लाख रुपए डिसअलाउ किए जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज वाले केस में हद जो होगा वो ज्यादा में ज्यादा 20% ऑफ टोटल परचेज आपका डिसअलाउ होगा। तो मतलब आपको चेक ये करना है कि एक्चुअल डिसअलाउड अमाउंट कितना है और 20% ऑफ परचेजेस कितना है, विच एवर इज लोअर। सही है। तो लिखा हुआ क्या, इट मींस दैट डिफॉल्ट इन केस ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स विल रिजल्ट डिसअलाउंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर। However, the commissioner has power to recover from the recipient or the payer the amount of tax deducted and paid. In this case, section 21C shall not apply. अगर आपने टैक्स विदहोल्ड करना था और टैक्स विदहोल्ड नहीं किया तो फिर कमिश्नर ने या तो आपसे, विदहोल्डिंग एजेंट से, या जिसका टैक्स विदहोल्ड करना था उससे अगर टैक्स रिकवर कर लिया है तो फिर तो जो मकसद था वो पूरा हो गया। फिर एक्सपेंस के डिसअलाउ होने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। मतलब अगर विदहोल्डिंग टैक्स की आपसे रिकवरी कर दी गई है या टैक्स पेयर्स ने उसको उस टैक्स को पे कर दिया है तो फिर सेक्शन 21C अप्लाई नहीं होगा, आपको पूरा एक्सपेंस अलाउ हो जाना चाहिए। यस और जवाब दे बेटा। अच्छा, उसके बाद वही बात जो मैं पहले करके आ चुका हूँ, ये भी देखेंगे भाई क्या टैक्स पेयर जो है वो विदहोल्डिंग एजेंट तो है, लेकिन क्या वो उस पार्टिकुलर केस में उसका टैक्स विदहोल्ड करना है कि नहीं करना। आपके पास तो बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी एनुअली जो है 6 लाख या उससे कम है, और ऐसे भी हैं जिनकी एनुअल सैलरी 6 लाख या उससे ज्यादा है। तो कुछ एम्प्लॉइज वाले केस में आप विदहोल्डिंग एजेंट है और कुछ एम्प्लॉइज वाले केस में आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। ऐसा है क्या नहीं, बताइए सब लोग। तो लिखा हुआ क्या आ गया, इट शुड बी कंसीडर्ड वेदर अ टैक्स पेयर इज ऑब्लाइज्ड टू डिडक्ट टैक्स और नॉट। यानी ये भी देखें कि भाई एक उस पार्टिकुलर केस में टैक्स पेयर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी टैक्स विदहोल्ड करने की या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डिडक्ट टैक्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। कमीशन पे करते वक्त इंडिविजुअल जो है विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। एंड इन दिस केस सेक्शन 21C शैल नॉट अप्लाई। तो जिस केस में आप विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है तो उस केस में आप टैक्स विदहोल्ड नहीं करेंगे। And therefore commission expense would remain admissible tax deduction। तो जिस केस में आप विदहोल्डिंग एजेंट ना हो और आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया तो फिर आप पर कौन सी ऑब्लिगेशन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और आप टैक्स एक्सपेंस क्लेम कर लें। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं, उसको जरा हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। Few more examples where tax is not required to be deducted, where salary of an employee does not exceed the basic exemption। कितनी है, 6 लाख रुपए। वैसे तो आप बतौर एम्प्लॉयर विदहोल्डिंग एजेंट हैं, लेकिन क्योंकि आप जो सैलरी पे कर रहे हैं वो बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन से एक्सीड नहीं कर रही, लिहाजा आपको, आप उस केस में विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। ₹75,000 फॉर परचेज ऑफ गुड। अगर आप 75,000 तक गुड्स परचेज करते हैं तो सिंगल जो इनवॉइस आपकी बनेगी 75,000 की, उस तक आपको टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। ₹30,000 ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं 30,000 रुपए तक की, जिसकी सिंगल इनवॉइस क्या बनती है 30,000 की बनती है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। ₹10,000 ऑन अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं जिसका बिल जो है वो 10,000 तक बनता है, उससे एक्सीड नहीं करता, तो लिहाजा आप उस पर टैक्स विदहोल्ड नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं इस केस में विदहोल्डिंग एजेंट्स होंगे। यस और नो, बताइए बेटा आप सब लोग मुझे। अच्छा जी, तो ये पहले क्लियर कर लेंगे विदहोल्डिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, वेयर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन पाकिस्तान। जाहिर सी बात है जो नॉन रेजिडेंट है उसकी अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है क्या एग्जेम्प्ट है, तो फिर क्या करेंगे, आपको टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। Individual and AOP not included in the specific category such as education institution paying rent less than 1.5 million a year। मतलब अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हैं और आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली भी है और अगर आप साल का जो एनुअल रेंट है वो अगर आपका एनुअल रेंट 1.5 मिलियन से एक्सीड नहीं करता
तो फिर आपको टैक्स बतौर टेनेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते वक्त टैक्स विथहोल्ड नहीं करना। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं और आपका जो एनुअल रेंट है 1.5 मिलियन से एक्सीड करता है तो बतौर टेनेंट आपने टैक्स विथहोल्ड करना है। अब आप क्या कीजिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में जाइएगा, वहां पर मैंने विथहोल्डिंग एजेंट्स वाला पॉइंट छोड़ा हुआ है। अब आप जरा विथहोल्डिंग यानी मतलब आप वो पॉइंट जरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाके पढ़िएगा कि प्रॉपर्टी वाले केस में बतौर टेनेंट वो कौन कौन लोग हैं जिन जिन लोगों को टैक्स विथहोल्ड करना है रेंट पे करते वक्त बतौर टेनेंट। तो क्या तमाम टेनेंट्स विथहोल्डिंग एजेंट है? आंसर इज नो। आमतौर पर इंडिविजुअल और एओपी विथहोल्डिंग एजेंट्स नहीं है, लेकिन दो कैटेगरी है वहां पर, या तो इंडिविजुअल या एओपी रेंट पे करें और एनुअल रेंट 1.5 मिलियन या उससे ज्यादा हो, ठीक है ना, तो फिर वो विथहोल्डिंग एजेंट बन जाएंगे, ठीक है। या फिर वो स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, एक लंबी लिस्ट है वहां पर, उसको आप जरा पढ़ के देखिएगा तो आपका आइडिया होगा जनाब विथहोल्डिंग एजेंट क्या होता है। तो मैंने जानबूझ के उसको छोड़ा वहां पर ताकि हम इस पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर सके, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, बाकी आप क्या करें जरा इसको कनेक्ट कीजिएगा, कल इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।